डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने विद रिटर्न विदाउट आर्ग्यूमेंट पढ़ा था। ठीक है, आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देखें और उससे पिछली वीडियोस को भी देखें। फंक्शंस आपको तभी अच्छे से समझ में आएंगे क्योंकि फंक्शन कोई छोटा और आसान टॉपिक नहीं है। का फंक्शन अपने आप में एक बढ़िया टॉपिक है और जो आगे जितनी भी प्रोग्रामिंग मैं आपको काफी पढ़ाने जा रहा हूं, मतलब सी के बाद और भी पढ़ाऊंगा, C++ या जो भी पढ़ाऊंगा, तो उन सब में ये फंक्शंस काम आएंगे। तो फंक्शन के वीडियोस को आप अच्छे से देखें, आई बटन पे क्लिक करके पीछे चले जाएं। ठीक है, अब जब आप पिछला पढ़ चुके हो तो अब मैं बात करूंगा विद रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट की। ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो बेस्ट माना जाता है और सबसे ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि इसमें इसके अंदर प्रोसेसिंग होती है। चलो, प्रोसेसिंग की बात मैं अभी बाद में करूंगा, उससे पहले मैं एग्जांपल की बात करूंगा। एग्जांपल फिर वहीं से दोबारा लेके आता हूं। देखो, आज मेरे फिर से सिर में दर्द है और आप बोले सर अभी चाय बना के लेके आते हैं आपको, तो मैंने कहा ठीक है मैं पढ़ाना शुरू करता हूं। और मैंने 2-3 बार कहा कि मेरे बहुत तेज सिर में दर्द है, तुम हर बार ये कहते रहे सर अभी चाय बना के लेके आते हैं। मैंने कहा यार कमाल हो गया, चाय लानी है तो लाके क्यों नहीं देते हो? तो बोला सर चाय की पत्ती और चीनी मेरे घर पे नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं क्या करूंगा, चाय की पत्ती और चीनी तो मैं दे दूंगा, यानी कि विद आर्ग्यूमेंट। फिर तुम क्या करोगे, चाय बनाओगे और मुझे ले आओगे, यानी कि विद आर्ग्यूमेंट। इस प्रोग्राम के अंदर दोनों पिछले जो थे, विदाउट रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट और विद रिटर्न विदाउट आर्ग्यूमेंट, दोनों कंबाइंड हो जाते हैं। और इस फंक्शन को मैं कहूंगा बेस्ट फंक्शन माना जाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ चाय बनाई, ना तो पी और ना अपना सामान यूज किया। इसका मतलब यह होता है कि कहने का सीधा सीधा मतलब यह है, इस फंक्शन का काम होता है प्रोसेसिंग ओनली, नॉट इनपुट नॉट आउटपुट। इसका मतलब यह हुआ कि प्रोसेसिंग वाली चीजें हमेशा ज्यादा यूज होती हैं, तो फंक्शंस में होती ही प्रोसेसिंग है, इसलिए हम ऐसे फंक्शंस को बहुत ज्यादा यूज करेंगे और वैसे जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसे बनाते हैं। अब मैं लेके आ रहा हूं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे। देखो, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वही पिछला वाला प्रोग्राम मैंने रखा हुआ है, विद रिटर्न विदाउट आर्ग्यूमेंट, और इसमें मैं वो जोड़ता हूं विद आर्ग्यूमेंट। और देखो रेस यहां पे लिखा है, रेस रहने दो बेशक, और यहां लिख देते हैं A, B, 2 वेरिएबल लेते हैं और दोनों वेरिएबल्स को मैं क्या करता हूं, इनिशियलाइज करता हूं। A = 5 और B = 2 ले लेते हैं। ठीक है, और ऐड के अंदर क्योंकि 2 वेरिएबल, देखो यहां भी प्रोटोटाइप में तुम्हें इंट लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, अब इंट लिखा, ऐसे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। अगर आपका क्वेश्चन हो कि कितने होने चाहिए और किस टाइप के होने चाहिए, तो देखो किसी भी टाइप का आर्ग्यूमेंट हो सकता है, कितने भी आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, ये फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर एक इंटीजर एक फ्लोट चाहिए तो वो इंटीजर फ्लोट डालेंगे, अगर एक इंटीजर एक फ्लोट एक कैरेक्टर चाहिए तो हम इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर डालेंगे। नंबर एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स विल बी डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं यहां पे ऐड में, अब क्योंकि 2 इंटीजर पास करने हैं तो A, B लिख देते हैं। इन दोनों की कॉपी कहां जाएगी, A की कॉपी और B की कॉपी देखो कहां जाती है, जब फंक्शन का कॉल किया जाता है तो यहां पे इंट x, इंट y ले लेते हैं। और क्या हुआ, यहां पे z को ऐसी xy डिक्लेयर करने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि ये फंक्शन के आर्ग्यूमेंट बन गए। तो a की वैल्यू x में और b की वैल्यू y में कॉपी हो जाती है, और जब ये दोनों हो जाते हैं तो यहां पे x और y जोड़ते हैं, लगता है जैसे A और B जुड़ रहे हो, और जुड़ने के बाद जो आएगा क्या, Z में रिजल्ट, Z विल बी रिटर्न टू द रेस, और रेस को यानी कि रिजल्ट को मैं यहां पे प्रिंट कर देता हूं। इस टाइप के फंक्शन को बोला जाता है विद रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट। इस फंक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ देखो प्रोसेसिंग हो रही है और वैल्यू रिटर्न हो रही है और वैल्यू कहीं से आ रही है। आप इसे चला के देखो, फिर आउटपुट देखते हैं, बात करते हैं। ठीक है, सम इज 7, 5 + 2 क्या हुआ, 7 हो गया। अब मैं इसमें कुछ आगे और बातें बताने जा रहा हूं। दिस वॉज द लास्ट टाइप ऑफ फंक्शन, जो कि हमने 4 बात करे थे, 4 फंक्शन की बातें करी थी, उसमें से ये चौथा यानी कि लास्ट फंक्शन था। इसके बाद मैं यहां पे आपको कुछ चीजें दिखाने वाला हूं। कोई हमसे क्वेश्चन करे कि सर क्या इनकी जो A, B या रेस वैल्यू लिखी है, क्या इनकी वैल्यू और इनकी वैल्यू सेम हो सकती है? अच्छा, उससे पहले एक चीज और बताऊंगा, हाँ वो बीच में रह गया था, वो ये कि अगर प्रोटोटाइप जब डिक्लेयर करना होता है तो क्या यही किया जाता है ना, प्रोटोटाइप को यहां से उठा के यहां भी रखा जा सकता है,
अगर यहां आपने रखा तो ये मेन के बाहर आ जाता है, और अगर ये मेन के बाहर आया तो इसका फायदा क्या होता है, इट हैज बिकम द ग्लोबल। इसका मतलब ये हुआ कि ये बन जाता है ग्लोबल, और इससे पहले जो लिखा था वो था लोकल। लोकल करने का नुकसान क्या होता है, सिर्फ मेन ही इस फंक्शन को कॉल कर पाएगा। देखो अगर मेन में डिक्लेयर किया गया है तो वो क्या होगा कि मेन के अंदर ही एग्जीक्यूट होगा, यानी कि कॉल किया जाएगा, और अगर मेन के बाहर यानी कि ग्लोबल डिक्लेरेशन कर दी है तो वेरिएबल की तरह इसे किसी भी फंक्शन में और कहीं पे भी एक्सेस किया जा सकता है। बस ये दोनों का फर्क होता है। अब मैं तुम्हें एक चीज और बताने जा रहा हूं। ये देखो मैंने एग्जीक्यूट किया और ये आराम से आउटपुट वैसे का वैसे ही है। इसका मतलब ग्लोबल और लोकल का यहां पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखो अब मैं कुछ और बताने जा रहा हूं। अभी जो आपका क्वेश्चन, मैं सोच रहा था कि ये क्वेश्चन जरूर आप पूछेंगे, क्या इनके वेरिएबल्स के नाम क्या सेम रख सकते हैं। देखो मैंने यहां पे x, y, z रखा, और यहां पे x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 2 लिखा, और x, y, z यहां पे भी z लिखा, और ये रिजल्ट जो प्रिंट किया वो z। देखो कोई भी बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, जिस फंक्शन में जिस वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है उसका स्कोप सिर्फ उस फंक्शन के अंदर होता है। यानी कि ये एक्स वाई जेड सिर्फ यहां तक नोन है, चाहे इनके नाम ए बी लिखो चाहे एक्स वाई जेड लिखो, एक्स कोमा वाई। तो मेरा मतलब यह है कि अगर एक्स यहां डिक्लेयर किया गया तो उसकी लाइफ और स्कोप सिर्फ यहीं तक रहता है, और इस एक्स वाई का लाइफ और स्कोप सिर्फ ये फंक्शन होता है। तो ये दोनों एक्स वाई बिल्कुल अलग अलग हैं। कहने का मतलब यह है कि x की कॉपी x में और y की कॉपी y में ही आ रही है। अब भी ये सेम वेरिएबल नहीं है, तो आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि वेरिएबल सेम रखे जा सकते हैं। ये हम कंफ्यूज ना हो इसलिए नाम अलग अलग रखते हैं, बट ये दोनों नाम सेम रखे जाएं। कंपाइलर कंफ्यूज नहीं होता, वो तो समझता है क्योंकि उसको स्कोप डिफाइंड है। ठीक है, सम इज 7, प्रोग्राम चल रहा है, इसका मतलब यहां पे कहीं प्रॉब्लम नहीं आई। अब एक और चीज फिर मैं इसमें आगे बढ़ा रहा हूं। आगे क्या बढ़ा रहा हूं कि जिस समय पे यहां पे z इक्वल टू एड लिख रहे थे आप, तो देखो मैंने यहां से ऐड को उठाया और सीधा उठा के यहां से कहां लिख दिया, यहां जेड की जगह पे, और लिखने के बाद क्या किया, कॉलिंग प्रिंटफ के अंदर ही हो गई। इसका मतलब जेड की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। कहने का मतलब नीचे से जो आया वो सीधा प्रिंट हुआ, हमें एक कंटेनर की जरूरत ना पड़ी। तो इस समय पे जब इसे एग्जीक्यूट करोगे तो देखो आउटपुट अभी भी सेम ही आ रहा है। इसका मतलब एक वेरिएबल कम किया जा सकता है। अब क्वेश्चन है क्या इस z को कम कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर मैं इसकी जगह पे सीधा x प्लस वाई लिख दूं तो ये क्या करेगा, x प्लस वाई को डायरेक्ट लेके जाएगा और वहां प्रिंट कर देगा। अभी भी आउटपुट सेम आ रहा है। इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अभी एक और चीज, अगर हमने कहा एक्स वाई को क्या हम यहां से हटा दें और इनकी वैल्यू इनिशियलाइज ना करें या यूजर से ना लें, सपोज यहां पे स्कैनफ से यूजर से ले रहे होते ना लें, तो फिर क्या करेंगे हम यहां पे डायरेक्ट 22,41 ऐसे लिख देते हैं। तो देखो इन दोनों का सम हो जाएगा, यानी कि एक भी वेरिएबल की जरूरत नहीं रही। आउटपुट 63, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको फंक्शंस के बारे में बहुत अच्छे से बताया और मेरा मानना है कि फंक्शन में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ कहता हूं कि आप करके देखें। तो देखो अब तक हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए, फैक्टोरियल, सम ऑफ 1 to 10, सम ऑफ डिजिट्स, रिवर्स नंबर, इस तरह के जो प्रोग्राम बनाए उस सारे के सारे अगर आप अपने आप टेस्ट करके यानी कि फंक्शन से बना के देखेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे बताई हुई चीजें आप फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये था हमारा फंक्शंस के बारे में। अब अगले वीडियो में जो मैं लेके आऊंगा वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट के एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर, जिन्हें आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, के बारे में लेके आऊंगा। ठीक है ना, तो ये था आज का वीडियो। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।